आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होती हैं वो स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस और पार्टिकल्स एमिट आउट करती हैं जिससे कि वो स्टेबल हो सकें। अब वो पार्टिकल को एमिट आउट करने से वो कैसे स्टेबल होंगी समझाएंगे। फिलहाल जिसे हम रेडियो एक्टिविटी कह रहे हैं इसका पूरा नाम है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये अपने आप होती है, करवाई नहीं जाती। बोलचाल की भाषा में रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, वैसे इसका पूरा नाम है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लिखा रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी by virtue of which a heavy nucleus disintegrates itself without being forced by any external agent to do so। बाकी अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती हैं। अल्फ़ा की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बीटा की गामा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल पहले इसका न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट करते हैं ताकि सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। थ्योरेटिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। तो हेडिंग डालें लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। पहला लॉ, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होती है, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ना तो टेम्परेचर का ना प्रेशर का। जैसे तुमसे कहा जाए यूरेनियम सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट में है, रेडियो एक्टिविटी पे क्या फ़र्क होगा? कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये फिजिकल चेंज है। अगर इसका कोई कंपाउंड बना दे तब भी नहीं चेंज होगा, केमिकल चेंज से भी चेंज नहीं होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इस पे किसी भी बाहरी फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं होता। लिखा नंबर 1, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस which does not depend upon external factors like temperature, pressure, etc. इसी में आगे लिखें जिसे समझाएंगे अभी हम। A radioactive element is in a state of
disintegration which depends upon law of chance. Law of chance that is, it is impossible to predict the decay or survival of a particular nucleus. जरा इस चीज को समझा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला तो हमने बता दिया, तो पहली लाइन थी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इस पे किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना टेम्परेचर का, ना प्रेशर का, ना सॉलिड लिक्विड गैस वाली स्टेट का। साथ ही साथ ये लॉ ऑफ चांस को फॉलो करती है। लॉ ऑफ चांस इज कॉल्ड बाय चांस। फिर से समझे जरा। जैसे हमने कहा कि 10,000 न्यूक्लियस है, हालांकि बहुत छोटी बात करी मैंने, 10,000 न्यूक्लियस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, एक मोल में 10⁻23 होते हैं। 10,000 न्यूक्लियस है, मान लिया इसका हाफ लाइफ 2 दिन है, 2 डेज है। इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 में से 5,000 न्यूक्लियस डिके कर जाएंगे 2 दिन के बाद। 10,000 में से 5,000 न्यूक्लियस डिके कर जाएंगे कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। लेकिन वो 5,000 कौन से वाले डिके करेंगे और कौन से वाले बचे रह जाएंगे, इसका प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। एक बाई चांस है कि कोई डिके कर सकता है और कोई डिके नहीं कर सकता। कोई भी न्यूक्लियस, इट मे डिके जस्ट नाउ, इट मे नॉट डिके फॉर डिकेड्स। तो बात समझ में आ गई। रेडियो एक्टिविटी एक स्टैटिस्टिकल फिनोमेना है। स्टैटिस्टिकल फिनोमेना वो होता है जो इंडिविजुअल पे नहीं लगता, ग्रुप पे लगता है। तो एक स्टैटिस्टिकल फिनोमेना है जो किसी इंडिविजुअल पे नहीं लगता। कोई इंडिविजुअल न्यूक्लियस अभी डिके कर सकती है और हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक वो डिके ना करे। डिके और सर्वाइवल दोनों का चांस 50-50% होता है। नंबर 2, सेकंड लॉ। अब हमने कहा क्या क्या निकलता है। अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है। अल्फा क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। यानी अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर जाएगा और मास नंबर 4 डिक्रीज कर जाएगा। बीटा एटॉमिक नंबर -1, मास नंबर 0। बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गामा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इनके निकलने से एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन नंबर 2, ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एटम, during disintegration of an atom, either an alpha particle or a beta particle is emitted। जब रेडियो एक्टिव डिके होगा तो या तो अल्फा ही निकलेगा
या बीटा ही नहीं निकलेगा, बीटा ही निकलेगा। साइमल्टेनियस emission of alpha and beta is not possible. Simultaneous emission of alpha and beta are not possible. Also, a nucleus cannot emit more than one alpha or more than one beta at a time. More than one alpha or more than one beta at a time, but gamma can be emitted with both. Gamma can be emitted with both alpha as well as beta. इसे जरा ध्यान से सुन लें। किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस से या तो अल्फा ही निकलेगा या बीटा ही निकलेगा। अल्फा बीटा दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, ना ही एक से ज्यादा अल्फा एक साथ निकल सकते हैं, ना ही एक से ज्यादा बीटा एक साथ निकल सकते हैं। गामा दोनों के साथ निकल सकता है, अल्फा के साथ भी और बीटा के साथ भी। जैसे यूरेनियम हमने कहा अल्फा एमिट आउट करता है, तो यूरेनियम के जितने भी एटम होंगे, जितनी भी न्यूक्लियस होंगे, सारे अल्फा ही निकालेंगे, बीटा नहीं निकालेंगे। पॉइंट नंबर 3, थर्ड लॉ, द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल from an atom will change it into a new atom. Change it into a new atom whose charge number बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, चार्ज नंबर is reduced by 2 and mass number is reduced by 4. केमिस्ट्री में जिसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं, यहां उसे चार्ज नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, मास नंबर में 4 का डिक्रीज आएगा। नेक्स्ट, द इमिशन ऑफ a beta particle, the emission of a beta particle from an atom will change it into a new atom whose charge number is raised by 1 without any change in its mass number. Without any change in mass number. Number 5, the number of atoms disintegrated per second. Number of atoms disintegrated per second, ब्रैकेट में लिख लो, rate of disintegration.
at any instant, bracket closed, at any instant is directly proportional to the number of radioactive atoms actually present in the sample at that instant. This is called radioactive decay law. तो जरा ध्यान से सुन लें, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में तो 5 लिखे जाएंगे, और रेडियो एक्टिव डिके लॉ में ये लास्ट वाला लिखा जाएगा। और लास्ट वाला अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना है। फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही पढ़ा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट ऑर्डर, पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेकंड ऑर्डर। तो इसने कहा डीएन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। हालांकि एटम्स बोला जाता है लेकिन मतलब यहां न्यूक्लियाई से है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट का मतलब टोटल एटम्स प्रेजेंट नहीं, उसके जितने एटम प्रेजेंट हैं। जैसे यूरेनियम का सैंपल लेंगे आप तो उसमें सारे यूरेनियम नहीं होंगे, कुछ इंप्योरिटी भी होगी और कुछ यूरेनियम डिके करके थोरियम में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो अगर यूरेनियम का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लेंगे तो यहां यूरेनियम के एटम होने चाहिए। dN अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब ये ध्यान रखना, ये डिके है इसलिए माइनस साइन यहां आएगा। माइनस साइन का मतलब समझ गए? इक्वल कर दिया लैम्डा एन, लैम्डा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे डिपेंड करती है। अलग से अगर हम देखें तो इस माइनस dN अपॉन dt को बोलते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी निकालने का तरीका क्या हुआ? एक्टिविटी इक्वल्स टू लैम्डा एन। मोल कॉन्सेप्ट वाले मेथड से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे, उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्टिविटी आ जाएगी। तो कितने न्यूक्लियस पर सेकंड डिके हो रहे हैं, कितने एटम्स पर सेकंड डिके हो रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, लिखो इतना। और लास्ट वाला जो है इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ।
यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी साइंटिस्ट के नाम पे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट इसके बनाए गए हैं। देखिए, नंबर 1 क्यूरी। CURIE मैडम क्यूरी के नाम पे है। किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी को 1 क्यूरी कहते हैं अगर 3.7 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकेंड हो रहे हैं तो। लिखा, द एक्टिविटी of a radioactive sample, the activity of a radioactive sample is called 1 curie if 3.7 into 10⁻10 decays take place per second, take place per second। क्यूरी को लिखते हैं CI। 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10 डिकेज पर सेकंड या डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। लिख लो। नंबर 2 रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, the activity of a radioactive sample is called 1 Rutherford if 10⁶ decays are taking place per second। 1 रदरफोर्ड को लिखते हैं कैपिटल R स्मॉल d, 10⁶ डिकेज पर सेकंड। ये तो मैडम क्यूरी के नाम पे है, रदरफोर्ड के नाम पे है। नंबर 3 बेकुलर, BECQUEREL बेकुलर। हेनरी बेकुलर ने ही डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को, तो उनके नाम पे है बेकुलर। लिखा, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल is called 1 Becular if 1 decay takes place per second। तो 1 Becular का मतलब हुआ 1 decay per second। यहाँ 10⁶ है, या 3.7 इंटू 10⁻10 है। नीचे लिख लो बेकुलर इज द
SI unit of radioactivity. Vehicular is the SI unit of activity. तो SI यूनिट जो एक्टिविटी की है वो वेहिकुलर है. नोट करके एक लाइन लिखना चाहो लिख लो. मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था रेडियम, और 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी 3.7 इंटू 10⁻10 डिकेज पर सेकेंड होती है. तो जो 1 क्यूरी है, 1 क्यूरी इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम. लिख लें नीचे नोट करके. 1 क्यूरी is the activity of 1 gram uranium. Activity of 1 gram uranium. तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, एक एलिमेंट है X, (90-40) whose activity is 1 curie if lambda equals to 4 into 10⁻16 second inverse. Question number 2. The activity of (2.3 gram) of X 92-235 is 1 Rutherford. Find decay constant. Question number 3. X है ZA Y प्लस अल्फा, या चलो अल्फा यहाँ लिख देते हैं. अल्फा निकल गया, Y बन गया, बीटा निकल गया, चलो कोई बात नहीं, जेड बन गया. तो जेड तो यहाँ जेड बन गया, गामा निकल गया, डब्ल्यू बन गया. इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखने हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 4. Y बना, मास नंबर हो गया 224,
साथ ही साथ हमें बताना है कितने अल्फा और कितने बीटा निकले। 4 क्वेश्चन है। थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले दूसरे क्वेश्चन में हो सकती है, मोल कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो उसमें भी नहीं है। चलो 15 मिनट ले लो। उसके बाद इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। समझ गए? पहले में अमाउंट निकालना है एलिमेंट का जिसकी एक्टिविटी 1 क्यूरी है, लैम्डा दिया हुआ है। दूसरे केस में एक्टिविटी दी है, मास दिया है, लैम्डा पूछा है। पहला और दूसरा क्वेश्चन एक जैसा है, एक में लैम्डा दिया है और मास पूछा है, एक में मास दिया है, लैम्डा पूछा है। तीसरा क्वेश्चन उस पर बेस्ड है कि अल्फ़ा निकलने से एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है और मास नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है, बीटा निकलने का क्या फ़र्क पड़ता है और गामा निकलने का क्या फ़र्क पड़ता है। और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर एक एलिमेंट है x 96 to 40, वो किसी एलिमेंट अल्टीमेटली किसी एलिमेंट में कन्वर्ट होता है जिसका 92 to 24 है, तो बताओ कि इस प्रोसेस में कितने अल्फ़ा पार्टिकल निकले, कितने बीटा पार्टिकल निकले। कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप करें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस को चेक करें। ठीक है, करना शुरू कर दें।